दोस्तों, भारत की एक मिसाइल इस समय यूरोप के 28 देशों में चर्चा का विषय बनी हुई है और भारत के एक प्रधानमंत्री का ऐसा बयान निकल कर आया है जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और खास तौर पर चीन को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास न्यूज एडिशन में, जहां हम आपको दुनिया के सबसे बड़ी सुर्खियों के पीछे छुपे असली मायने और उनके भारत पर पड़ने वाले असर की गहराई से पड़ताल करेंगे। और आज के दौर में जब हर दिन बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है, ऐसे में इन खबरों को समझना हर भारतीय के लिए जरूरी हो जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरों के साथ। हमारा पहला विश्लेषण उस खबर का जिसने भारत की मिसाइल डिप्लोमेसी की दुनिया में डंका बजा दिया है। सोचिए, अगर भारत की एक मिसाइल यूरोप के 28 देशों में चर्चा का विषय बन जाए और अमेरिका की टॉम हॉक जैसी महंगी मिसाइलों का सस्ता, भरोसेमंद और पूरी तरह से भारतीय विकल्प बनकर उभरे, तो आपको कैसा लगेगा? और यही हो रहा है एक्चुअली। भारत की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LRLACM के साथ में, जिसे हाल ही में ग्रीस में हुए डिफेंस एग्जीबिशन में पहली बार पेश किया गया और तभी से नेटो जैसे देशों में इसकी मांग तेज हो गई है। LRLACM की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी 1000 से 1500 किलोमीटर की रेंज और 10 मिनट के भीतर सटीक निशाना लगाने की क्षमता है। यानी दुश्मन के बंकर हो या स्ट्रैटेजिक टारगेट, ये मिसाइल सबको चीरती हुई पहुंच सकती है और इसमें कई तरह के वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं, जिससे कि ये हर तरह की जरूरत के लिए फिट बैठती है। और इसकी सुपरसोनिक स्पीड, एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी इसे रूस के S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से भी बचा सकती है। और अब तक यूरोप के ज्यादातर देश अमेरिका की टॉम हैक मिसाइल पर ही निर्भर थे, जिसकी कीमत $1 मिलियन के ऊपर है और एक्सपोर्ट वर्जन की तो रेंज भी कम कर दी जाती है। वहीं अगर बात करें भारत की LRLACM मिसाइल, MTCR सदस्य देशों को पूरी रेंज के साथ में ऑफर की जा रही है, जिससे यूरोपियन देशों को अमेरिका की शर्तों से आजादी मिलती है। और यही वजह है कि ग्रीस, पोलैंड और रोमानिया जैसे देश इस मिसाइल में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पोलैंड अपने F-16 और F-35 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना चाहता है, वहीं रोमानिया ब्लैक सी रीजन में अपनी सुरक्षा मजबूत करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, भारत सिर्फ मिसाइल बेचने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी भारत तैयार है। ले लो भाई तुम टेक्नोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं है। इससे यूरोपियन देशों को अपने डिफेंस इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिलेगा, जो कि एडिस यानी कि यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी के तहत उनकी प्राथमिकता भी है। और यही तो भारत को एक एज मिल रही है, एक प्लस पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका ये चीज ऑफर नहीं करता है। खैर, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2025 तक $5 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है और LRLACM जैसी मिसाइलें इसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं। आज भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल भी हो गया है, जो इस स्तर की एडवांस मिसाइलें खुद बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और वहीं इसी के साथ ही भारत की विदेश नीति का एक और बड़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया नामीबिया दौरा का। अब क्या हुआ कि नामीबिया, जो कि एक अफ्रीकी देश है जो खनिज संपदा से भरपूर है, ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम बन गया है। यहाँ से भारत को यूरेनियम, डायमंड, लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स मिल सकते हैं, जो कि देश की ऊर्जा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मोबाइल इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। भारत की योजना है कि 2025 से 2033 तक 9000 मीट्रिक टन यूरेनियम आयात किया जाए, जिससे देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जरूरतें पूरी की जा सकें। नामीबिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है और भारत अब यहाँ से डायरेक्टली सप्लाई चाहता है, जिससे मिडिलमैन की भूमिका खत्म हो जाएगी। 2022-2023 में भारत नामीबिया व्यापार $278 मिलियन का था, जो कि 2024 के सिर्फ 8 महीने में ही $654 मिलियन तक पहुंच गया है। यानी व्यापार में जबरदस्त उछाल आया है और मोदी सरकार ने डिजिटल ट्रेनिंग, हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस सेक्टर में भी नामीबिया के साथ में नए समझौते किए हैं। भारत विंड हॉक में IT सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, जिससे कि नामीबिया के युवाओं को डिजिटल गवर्नेंस की ट्रेनिंग मिलेगी। डिफेंस सेक्टर में भारत ने नामीबिया को खास लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर की है, जिससे कि वो भारत से नॉन लीथल हथियार, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट ले सकेगा। खैर, ये दौरा सिर्फ व्यापार और खनिज तक सीमित नहीं रहा, ये भारत की नई विदेश नीति का हिस्सा है, जिसमें हर देश के साथ बराबरी और सम्मान के साथ भारत मजबूत रिश्ते बना रहा है। और ये है भारत का नया आत्मनिर्भर और विश्वसनीय चेहरा, डिफेंस से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इससे हमें ऐसे वीडियोस आप तक लाने में मोटिवेशन मिलता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने भारत चीन रिश्ते में वाकई में नई हलचल पैदा कर दी है। मैं बात कर रहा हूं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि हम चीन के साथ नहीं बल्कि तिब्बत के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक हर जगह हलचल मचा दी है और चीन तो इससे एकदम खफा ही हो गया। इतिहास में झांक कर देखें तो भारत और तिब्बत के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यवहारिक रिश्ते रहे हैं। 1962 से पहले तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, लेकिन चीन ने जबरन कब्जा कर लिया है। आज भी अरुणाचल प्रदेश के लोग तिब्बत को अपनी सीमा का पड़ोसी मानते हैं, ना कि चीन को। पेमा खांडू ने साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश की 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर तिब्बत के साथ है, भूटान और म्यांमार के अलावा। अब ये बयान ऐसे वक्त आया है जब चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है और वहां के इलाकों को नए नाम देकर, जैसे कि शिजांग को अपना हिस्सा बताने की कोशिश करता है। चीन की एम्बेसी ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मीडिया और भारतीय नेता इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स कर रहे हैं जो चीन के कानून के खिलाफ है। चीन का दावा है कि दलाई लामा या तिब्बती नेता ये तय नहीं कर सकते कि अगला दलाई लामा कहां जन्म लेगा, ये सिर्फ चीन की सरकार का अधिकार है। लेकिन भारत में तिब्बत के मुद्दे पर एक नया आत्मविश्वास दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने दलाई लामा को भारत रत्न देने की मांग की है, जिससे चीन और काफी ज्यादा भड़क गया है। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और ताइवान भी अब तिब्बत के मुद्दे पर खुलकर भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हाल ही में दलाई लामा के जन्मदिन पर सिर्फ 3 देशों अमेरिका, भारत और ताइवान ने उन्हें आधिकारिक तौर पर बधाई दी। अमेरिका ने तिब्बती समुदाय की मदद के लिए $7 मिलियन की फंडिंग भी फिर से शुरू कर दी है और ताइवान ने भी अरुणाचल प्रदेश के एक छात्र को स्कॉलरशिप देकर संकेत दिया है कि वो चीन की तरह कट्टर दावा नहीं करता। और इन घटनाओं से साफ है कि आने वाले समय में तिब्बत का मुद्दा भारत चीन रिश्तों में बड़ा भूचाल ला सकता है। रूस जरूर कोशिश करेगा कि भारत और चीन के रिश्ते सुधरें ताकि RIC यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना ग्रुप मजबूत हो, लेकिन मौजूदा हालात में यह बहुत मुश्किल दिखता है। चीन अब तिब्बत को शिजांग कहता है और चाहता है कि दुनिया भी उसे उसी नाम से जाने, तिब्बत नाम से ना जाने। लेकिन भारत में अब इस पर खुलकर चर्चा हो रही है और असली बॉर्डर तिब्बत के साथ थी, चीन के साथ नहीं। ये तो हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा ही है। खैर, भारत की नई पीढ़ी और राजनीतिक नेतृत्व अब तिब्बत के मुद्दे पर ज्यादा मुखर हो रहे हैं और ये बदलाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति में भी इसकी झलक दिखने लगी है। आने वाले सालों में तिब्बत को लेकर भारत, अमेरिका और ताइवान की तिकड़ी चीन के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। अब आगे देखते हैं कि यह मुद्दा कौन सा रुख पकड़ता है। भारत की विदेश नीति, आत्मनिर्भरता, साझेदारी और नया वैश्विक रोल। इन दोनों खबरों में एक कॉमन धागा है, भारत की विदेश नीति, जिसमें आत्मनिर्भरता, रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक जिम्मेदारी की झलक साफ दिखती है। अब एक तरफ भारत अपनी एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी से दुनिया को चौंका रहा है, दूसरी तरफ अफ्रीका जैसे महाद्वीप से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। वहीं तिब्बत के मुद्दे पर भारत अब खुलकर अपनी बात रखने लगा है, जिससे कि चीन की नींद उड़ गई है। आज भारत सिर्फ बाजार या डिफेंस सेक्टर में इंपोर्टर नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस, डिजिटल गवर्नेंस, हेल्थ और एजुकेशन में ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। मिसाइल एक्सपोर्ट से लेकर खनिज आयात, डिजिटल ट्रेनिंग से लेकर तिब्बत के मुद्दे तक भारत हर फ्रंट पर अपनी मजबूती और ताकत दिखा रहा है। और भारत की ये नई विदेश नीति सिर्फ आर्थिक या सामाजिक फायदे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बराबरी, साझेदारी और सम्मान की भावना भी है। भारत अब दुनिया के हर कोने से दोस्ती कर रहा है, चाहे वो यूरोप के नेटो देश हों, अफ्रीका के खनिज संपन्न देश हों, नामीबिया जैसे देश हो गए, या तिब्बत जैसे ऐतिहासिक पड़ोसी हो गए जो चीन के कब्जे में। और ये सब हो रहा है आत्मनिर्भर भारत की सोच और मजबूत लीडरशिप के चलते। खैर, आने वाले समय में भारत की ये नई भूमिका और मजबूत होगी, चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, खनिज संसाधनों की सुरक्षा हो या पड़ोसी देशों के साथ में रिश्ते। भारत हर मोर्चे पर तैयार है, तो जुड़े रहिए, क्योंकि भारत की ये कहानी अभी तो शुरू हुई है। नए दौर की नई कहानी है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि विश्व राजनीति और भारत के बढ़ते सॉफ्ट पावर के बारे में लोग जानें और इस क्रांति का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत।